शुक्ला जी नमस्कार। आ गए सर आप? आपकी आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही सर। यही आवाज के लिए पहले आपकी आवाज सही आ रही थी, अब आवाज नहीं आ रही। आपका ही है समापन सत्र, आपने बोलना है। एक बार निशा देख। अब आवाज आ गई थी। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। शुरू करें सर? आज्ञा है आपकी। बिल्कुल शुरू करिए। आवाज आ रही है सर? जी हाँ, आ रही है। करें शुरू सर? अनुमति? हाँ हाँ, तो पहले मुझे को बोलना है ना? नहीं सर, पहले आपका वो बोलना जी, परिचय हमने प्रिंसिपल साहब बोलेंगे। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। सभी को मेरा नमस्कार। इस अंतरराष्ट्रीय ई सम्मेलन के समापन सत्र में आप सभी का स्वागत, अभिवादन, आभार। अब मैं समापन सत्र के मुख्य अध्यक्ष की टिप्पणी के लिए प्राचार्य महोदय डॉक्टर अजय गर्ग जी को आमंत्रित करता हूं। कृपया वो मंच पर आएं और अध्यक्ष जी का अभिवादन, स्वागत ज्ञापित करें। डॉक्टर अजय गर्ग जी। हेलो जी। इस एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ई कॉन्फ्रेंस के समापन स्तर के मुख्य अतिथि डॉक्टर सुरेश चंद्र जी शुक्ल, प्रसिद्ध साहित्यकार नॉर्वे से, मेरे प्राध्यापक साथी और डेलीगेट्स। सुबह से बड़ा सुंदर प्रोग्राम ये चल रहा है और इस कॉन्फ्रेंस के अंदर मेरा भी सौभाग्य है कि मेरे को हिंदी के अलग अलग विद्वानों को सुनने का मौका मिला और डेलीगेट्स ने जो अपनी प्रेजेंटेशन दी वो भी बहुत अच्छी थी। बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला, डेलीगेट्स को एक प्लेटफॉर्म मिला अपने विचार व्यक्त करने का, विचार साझा करने का, और एक्सपर्ट्स को सुनने से निश्चित तौर पर वो लाभान्वित हुए होंगे। मैं सुरेश चंद्र जी शुक्ल का धन्यवाद करता हूं कि आपने समय निकाला और सुबह से आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस समापन स्तर में आपको सुनकर निश्चित रूप से हमारे जो डेलीगेट्स हैं वो लाभान्वित होंगे। और मैं पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस सुंदर आयोजन के लिए, इस सक्सेसफुल आयोजन के लिए। धन्यवाद। जी धन्यवाद प्राचार्य महोदय जी। अब मैं डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी का परिचय है। डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी नॉर्वे से हैं। वैसे तो डॉक्टर शुक्ल जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, फिर भी सामयिकता को प्रयोग करते हुए उनका संक्षिप्त परिचय देने का प्रयास करूंगा। हिंदी साहित्यकार शुक्ल जी शरद आलोक हिंदी के जाने माने लेखक हैं। आपने लखनऊ विश्वविद्यालय भारत से स्नातक और ओस्लो विश्वविद्यालय से नवर्जीय भाषा साहित्य के अलावा नॉर्वे से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। वर्तमान में नॉर्वे और भारत के पाठ्यक्रम में इनकी रचनाएं संकलित हैं। आप नॉर्वे के नॉर्वेजियन समाचार पत्र अकोर्स आवासीय गुरुदेल में पत्रकार, नॉर्वे से ही प्रकाशित हिंदी और नॉर्वेजीय भाषा के द्विभाषी और वैभाषिक पत्रिका स्पाइल दर्पण के संपादक भी हैं। भारत के ख्याति प्राप्त राष्ट्रीय समाचार पत्र देशबंधु में यूरोपीय संपादक के रूप में वर्तमान में कार्यरत हैं। भारतीय डाक विभाग ने शुक्ल जी को 1 अक्टूबर 2017 को शरद आलोक चित्र के साथ 5 रुपए का डाक टिकट
जारी किया। आपको मॉरिशस में सन 1990 से 1996 को वहां के मंत्री श्री जगदीश गोवर्धन और पूर्व प्रधानमंत्री अनुरुद्ध जगन्नाथ जी द्वारा भी सम्मानित किया गया है। मेरा आपसे आग्रह है, इस व्याख्यान के लिए जुड़कर हमें लाभान्वित करें। धन्यवाद। डॉक्टर सूर्य चंद्र शुक्ल जी। नमस्कार। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। यस सर, आ रही है आवाज आपकी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैंने सभी के नाम लिख के रखे थे कि आप लोगों के नाम पढ़ूंगा, लेकिन अब मैं अपने आदरणीय जो हमारे गर्ग साहब ने अभी जो वक्तव्य दिया, उनका आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं IB कॉलेज पानीपत और उसके प्रधानाचार्य अजय कुमार गर्ग साहब का आभार व्यक्त करता हूं। डॉक्टर शशि प्रभा जी और गुरनाम जी और ये सब लोग बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। मैं सुबह से हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों की बातें सुन करके मुझे प्रोत्साहन भी मिलता है और पता भी चलता है कि क्या सोचा जा रहा है और उसके हिसाब से हम आगे किस तरह से रणनीति बनाएं कि हिंदी का प्रचार प्रसार आगे बढ़े हर क्षेत्र में। उसी तरह आज जो है सवेरे जो है बिकलानी साहब को भी सुना और उसी के साथ बहुत से लोगों को सुना। डॉक्टर बाबूराम जी को भी सुना, जो हमारे पुराने मित्र हैं, जो इस समय चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में हैं। उसी प्रकार और बहुत से लोगों को सुना। दिवाकर जी जो हमारे साहित्य पे PhD करा रहे हैं, उसके पहले एक शोध करा चुके हैं, उनसे भी बातचीत हुई। अब मैं आता हूँ, थोड़ा सा बातचीत करूंगा जो हिंदी के बारे में और बाकी विदेश में हिंदी के बारे में, क्योंकि जो हिंदी के बढ़ते कदम है, इसके लिए जो आपने एक आयोजन पानीपत में बैठ करके किया है, वह पूरी विश्व में इसकी गूंज जाएगी और ये मुझे पूरा विश्वास है। और सभी सुनने वाले लोग और सभी जो शोधार्थी हैं, अध्यापक गण हैं और विद्यार्थी हैं और जो लोग बाद में भी अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बाद में भी लोग सुनेंगे। तो आज जैसा कि पहले भी कई लोगों ने बातचीत रखी, जैसे कि हमारी कुमुद शर्मा ने भी रखी, जिन्होंने मेरा एक बार दूरदर्शन के लिए इंटरव्यू भी लिया था और उसी के साथ साथ जो है भारत के जो शीर्ष नेतृत्व भी जो है हिंदी में भाषण देता है और उसके पहले भी हमारे नेता लोग भाषण देते रहे हैं, उसका थोड़ा सा फर्क पड़ता है। लेकिन विदेशों में जो हिंदी है उसमें मेरा जो अपना कंसेप्ट वासी साहित्य पे है उसको भी क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि हम लोग जो है हिंदी में जो हम लोग जो है हिंदी बोलने में गर्व नहीं महसूस करते हैं और ये गर्व नहीं महसूस करते हैं तो इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है। आप लोगों को पूरी मेरी आवाज आ रही है कि नहीं? यस सर, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आवाज आ रही होगी। आ रही है सर आवाज आपके। हाँ, धन्यवाद। अब मैं नहीं पूछूंगा, जब नहीं आएगी तो आप लोग खुद ही हमें बताइएगा। अब पहली बात तो ये जो मैंने स्वयं अनुभव किया, मैं नॉर्वे में 40 सालों से हूँ और अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को हिंदी सिखाई और दूसरी भारतीय भाषाओं से भी प्रेम करता हूँ। और मेरा मानना है कि जो भारतीय भाषाएं हैं वो एक दूसरे का सहयोग करती हैं। बेशक जो है हिंदी जो है यहाँ पर भी भारतीय के मध्य जो संपर्क की भाषा है, लेकिन फिर भी नॉर्वे जब हम आए तो यहाँ पर मैं 1980 में आया। 78 में एक थी जो हिंदी और पंजाबी में थी। जब मुझे संपादक बनाया गया तो मेरे लिए जरूरी है, एक संपादक के लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं, भाषा का ज्ञान होना और बिना पढ़े रचना न छापना, और इसी के साथ साथ और चीजें। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर पंजाबी सीखी, मैं पंजाबी पढ़ और लिख सकता हूँ और इसी प्रकार जो है नॉर्वे की भाषा भी सीखी। तो प्रवासी साहित्यकारों की एक बात बताएं, अभी दिवाकर जी ने भी कहा और कहा, मैं जो है निजी तौर पर जो लोग जैसे गुयाना है, मॉरिशस है, ट्रिनिडाद है, वहाँ भारतीय मूल के लोग गए और वहाँ बस पूर्वज जो है 100-150 साल पहले गए और बहुत से जो अधिकारी बनकर गए बाहर, जैसे कि तो वो लोग, उन लोगों ने कुछ पुस्तकें लिखी, वही अधिकतर जो है भारत में एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं या जाने जाते हैं।
लेकिन वो समस्याएं नहीं बता सकते कि हमें पंजाबी पढ़ने में, हमें हिंदी पढ़ने में या तमिल पढ़ने में विदेशों में क्या समस्या, वही बता सकता है जो वहां रह रहा है और उस उन समस्याओं से परिचित हो रहा है। जैसे तुलसीदास जी ने भी कहा है कि ताकि पाँव न फटे बवाई, वो खजाने पीर पर आई। तो इस तरह से पहली बात तो हमें अपनी मातृभाषा पे गर्व करना सीखना चाहिए। और उस पे मातृभाषा सीखने से फायदा क्या है? दुनिया के जो सारे शिक्षाविद हैं, शिक्षाविद मतलब जो अध्यापक हैं और जो उसमें शोध करते हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं, उनका मानना है कि जिन बच्चों को मातृभाषा आती है तो वह जो है उनकी अभिव्यक्ति है दूसरी भाषाओं में भी अच्छी तरह से वो हो सकती है। और वह जो है जो एक भाषा पढ़ता है उन भाषाओं से ज्यादा प्रवीण होता है जिसको मातृभाषा आती है अतिरिक्त भाषा के अलावा। एक तो ये बात हुई। और जो विदेशों में खासकर नॉर्वे में जो हम हिंदी का प्रचार प्रसार करते हैं वो इस कारण अच्छा क्योंकि नॉर्वे में मातृभाषा के रूप में जो हिंदी है, पंजाबी है और जो दूसरी भारतीय भाषाएं हैं, तो वह जो है उसके माध्यम से हम कार्य कर रहे हैं। और चूंकि हिंदी में लोग कुछ समाज सेवा के रूप में, और मेरा मानना है जो विदेशों में हिंदी के वाले हैं या जो भारतीय लोग, मैं तो ये कहूँगा जो पश्चिमी देश जैसे यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया पश्चिमी देश नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री है और विकसित देश। तो इन देशों में हमारे प्रवासी भारतीयों को चाहिए यहाँ राजनीति में दखल रखें, यहाँ की राजनीति भारत से। और मेरा मानना है और यहाँ सभी लोगों का मानना है कि राजनीति जो है एक टूल है, राजनीति विषय जो है एक टूल है, एक विचार है। कंप्यूटर में अगर आप कंप्यूटर खोलेंगे तो स्क्रीन पे जाएंगे तो सबसे ऊपर जो एक लाइन होती है और नीचे एक लाइन होती है, नीचे वाली आधार लाइन होती है, मैं ऊपर वाली टूल लाइन कई लोग कहते हैं, मैं आधार लाइन कहता हूँ। तो जो राजनीति औजार है यहाँ नॉर्वे में किंडर गार्डन यानी बालवाड़ी से राजनीति सिखाई जाती है। और यहाँ पर 12 और 13 सितंबर को चुनाव है। उससे पहले माध्यमिक विद्यालय में चुनाव कराएंगे। उस समय जो है वो पहली बार, और उस तरह से जो है पूरा एक तरह से पूरी प्रक्रिया जो है चुनाव की देख चुके होते हैं, स्वयं होते हैं, और लोग आते हैं। और यहाँ पर जो पार्टियों के जो प्रोग्राम है यहाँ राष्ट्रीय टीवी पर भी जो उनके नेट साइट है उस पर लगे होते हैं, उसमें आप किसी भी पार्टी के प्रोग्राम देख सकते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं। तो यहाँ जो लिखते हैं वो उसी तरह से करते हैं, इसलिए उनके प्रोग्राम में विश्वसनीयता होती है। और जब नहीं करते हैं तो लोग तो नेता बदलते हैं कि मेरा मतलब ये था, अब मैं इस पार्टी में नहीं होता यहाँ। और बहुत ईमानदारी से काम होता है, यानी बाल पार्टी में जब बच्चे अभी पढ़ना भी सीखने आए हैं तो तब से यहाँ व्यवस्था। और यहाँ बच्चों को किंडर गार्डन में जानना इसलिए जरूरी है अगर हमें हिंदी या कोई भाषा सीखना है या उस देश में जो है अपनी संस्कृति लाना है, जरूरी है उस देश की व्यवस्था को और उस देश की व्यवस्था इस रूप में कि यहाँ पर किंडर गार्डन की बालवाड़ी में जब बच्चा जाता है, यहाँ 6 महीने से वो जा सकता है। मैं बोल नहीं सकता, लेकिन यहाँ पर माता पिता दोनों ही काम करते हैं तो कोई ना कोई बच्चा संभालने वाला चाहिए। यहाँ जब मैं कुछ बातें जो मन में आ रही हैं, जो चाह रहा हूँ आप कह दी जाए, कोई सूचनाएं जो है मैं इस तरह से नहीं रख रहा हूँ, सूचना पहले आनी चाहिए, सूचना बाद। मैं जो है हर तरह से हिंदी और अपनी भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बातें कर रहा हूँ, तो उसमें हम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। यहाँ पर जब आसमान में चाहे बर्फ गिर रही हो, चाहे पानी बरस रहा हो, चाहे तेज हो, यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को, बच्चों को जो है आसमान के नीचे रहना होता है ताकि वे जो है अपने देश के तापमान को सह सकें जहाँ पर उन्होंने पूरे जीवन भर रहे। उसी के साथ साथ यहाँ पर तालाब, जंगल और आसपास की सारी जगहें इन जब वो किंडर गार्डन में तो घुमा दिया जाता है, उन्हें मालूम होता है में कौन सा पौधा जो है कौन सा पौधा है, कौन सा मशरूम जो है जहरीला है, नहीं है, कौन सी पत्ती क्या है और किस तरह की सुविधा यहाँ पर है, और जो पानी है सारा साफ होता है। यहाँ जंगल सबके लिए खुले होते हैं, तालाब सबके लिए खुले होते हैं। यहाँ तालाब जंगल
बेचे नहीं जाते एक चीज, और यहाँ पर किसी की जमीन भी नहीं बेची जाती, यहाँ पर वो सरकार की है और वह लीज पे उनको, तो इस तरह जनता के लिए सब खुला होता है। और यहाँ भाषा जो है, जो मातृभाषा के रूप में जब यहाँ हिंदी पढ़ते हैं 1993 में यहाँ पर बजट कटौती हुई, उसके पहले जो है ओस्लो के स्कूलों में, नॉर्वे के बड़े स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जाती थी मातृभाषा के रूप में, पंजाबी पढ़ाई जाती थी मातृभाषा। लेकिन बजट कटौती के कारण जब 1993 में मातृभाषा पे असर पड़ा, तो मातृभाषा सिखाने के वाले जो अध्यापक थे उन्हें सहायक अध्यापक दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह प्रावधान है कि बच्चे जो भी शिक्षा प्रारंभ में दी जाए वो मातृभाषा की दी जाए। जैसे भारत से कोई बच्चा आया, उसको हिंदी या पंजाबी आती है, तो उसको क्या करते थे कि अगर 4 बच्चा है तो उसके लिए एक सहायक अध्यापक रखते थे, ताकि जो मुख्य अध्यापक जो उसको बता रहा है अगर नहीं समझ पा रहा है तो सहायता करके उसे समझा और बता सके। इस तरह से जो है सहायक अध्यापक या सहायक भाषा के रूप में हिंदी रही। बहुत प्रयास के बावजूद, चूंकि राजनीति से भी मैं जुड़ा रहा, यहाँ पर 2 बार एमएलए भी रहा, तो उससे हमने आवाज उठाई, तो एक पार्टी की आवाज से था, हम लोगों ने उसको कई पार्टियों से मिल किया, उसके परिणाम ये निकला कि अकेले हिंदी के पंजाबी के कार्य नहीं हो सकता था, क्योंकि हम मेजॉरिटी बनना होता है। मेजॉरिटी के लिए हम लोग को लॉबी बनाते हैं। जैसे मैं बात करूँ, अगर कोई भारत का कार्य करना चाहता हूँ तो मैं पड़ोसी देशों से लॉबी बनाता, सहमत या नहीं सहमत, कुछ चीजों में वो हमारे लिए कुछ चीजों में हम सहयोग करते हैं। अपना देश को हम सबसे पहले रखते हैं। हम यहाँ भाषा पंजाबी के साथ और तमिल को जोड़ा, तो इसके बाद जो है हम लोग की संख्या ज्यादा बढ़ गई। तो हमारी 2 यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी सबसे बड़ी है और एक छोटी पार्टी है, उसने अपनी पार्टी के पहले स्वीकृत कर दिया है कि वह जो है भारत जो में जो विद्यालय है उनमें अंतर्राष्ट्रीय भाषा जैसे जो है फ्रेंच है, फ्रेंच के साथ जर्मनी, इसी तरह के आगे बढ़ाई जाए। लेकिन इसमें हमें सहायता चाहिए और अन्य पॉलिटिकल पार्टी, तो उन पॉलिटिकल पार्टियों की सहायता चाहिए, इसलिए हमें लॉबी का काम करना होगा। उसके बाद अगर ऐसा हो गया फिर यहाँ नॉर्वे में ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। बेशक हम भारत में अभी कुछ लोग हीन भावना के शिकार हैं, कुछ लोग जो है वहाँ बढ़ावा नहीं देना चाहते, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारत में ही पूरे दुनिया की इसमें ये खुली भाषा है। हिंदी रोजगार परक भाषा बन रही है, और हिंदी ने जो विदेशों में जो रहने वाले प्रवासी भारतीय, इसमें खासकर जो स्कैंडिनेवियाई देश, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इन सब देशों में जो प्रवासी भारतीय, हम लोगों को मातृभाषा के हिसाब से काफी जो है काफी क्या कहते हैं अधिकार प्राप्त है। आपने ये देखा होगा कि ये मैं एक पत्रिका दिखा रहा हूँ जानबूझकर, प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा हुई थी, भारत की भी हमने कोई भी हिंदी की या किसी भारतीय भाषा की पत्रिका नहीं देखी जितना अच्छा इसमें कवरेज मिला होगा। और लेकिन हमारे यहाँ अभी पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल में बहुत कमी है। कोई इसका उदाहरण बता रहा हूँ, मैं नॉर्वे में 40 वर्ष से हिंदी की पत्रकारिता भी कर रहा हूँ और 35 वर्ष से नॉर्वेजियन भाषा की पत्रकारिता कर रहा हूँ, तो दोनों की पत्रकारिता कर रहा हूँ। और इस कारण पत्रकारिता करने के कारण जब हमारा प्रधानमंत्री आए वहाँ स्वीडन में, तो सब जगह मुझे अनुमति थी। जब वो राजा से मिल रहे हैं तो मैं वहाँ जा सकता था, प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं मैं वहाँ जा सकता था, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहाँ जा सकता था। और मेरा पता नहीं क्यों मुझे मूर्खता सी लगी कि जहाँ भारतीय लोग थे वहाँ पर मैं, तो इस तरह की चीजों का ध्यान देना होगा। और ये इसलिए हिंदी के लिए बाधक है। मैं एक दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ, विश्व हिंदी सम्मेलन होते हैं, 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं, कि 150 लोग जब भाग लेने जाते हैं सरकारी तौर पर, मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है मैं गलत सोचता हूँ, तभी मैं भारत लोग बताएंगे, मैं जो है लगातार विदेश विभाग के संपर्क में हूँ, मैं लगातार विश्वविद्यालयों के संपर्क, लगातार केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी संस्थान, अपने भारतीय दूतावास के साथ बहुत ही ज्यादा संपर्क, और उनकी वजह से हमें बहुत सी सूचनाएं मिलती हैं और हमारी बहुत सी पत्रिकाएं विभागों तक भी हमारी पहुंचाने में मदद करता है। जब विश्व के सम्मेलन में हमारे सरकारी प्रतिनिधि आते हैं, तो जो लिस्ट बनी होती है, मुझे 2 लिस्ट भेजी, वो लिस्ट जो है इलीगल थी, क्योंकि उन्होंने भेजी थी, कई उदाहरण नहीं दे, मेरा कई जगह लिस्ट में नाम था और दूतावास ने भी भेजा था कि समिति में सदस्य बनाया जाए, और ये उन्होंने डिमांड रखी थी
अमेरिका में हुए हिंदी सम्मेलन में, और उन्होंने कहा था लिखित 2 सूचियों में कहा था कि आपके सुझाव क्या क्या है और उसको पल्लवित किया जाए। जब वहाँ 150 की अचानक सूची बनाई जाती है, जिसमें 25 के अलावा जो है 125 केवल यात्रा करने जाते हैं, उस यात्रा करने वाले डेट्स होते हैं और नेता होते हैं। मेरी नजर में अगर हिंदी को वैश्विक भाषा बनाना है, हम लोगों को विदेशों में रहने वाले प्रवासी भारतीय नहीं, राजनीतिज्ञों को जोड़ना होगा और विदेशी मूल के भी हिंदी विद्वानों को होगा। अगर हम विश्व में और संयुक्त राष्ट्र में भाषा बनानी है तो जिन लोगों ने विश्व सम्मेलन में परिषद से भाग लिया होगा तो उनको हमारी आदरणीय श्रद्धेय सुषमा स्वराज का भाषण बहुत याद है। सुषमा स्वराज जी ने सब बातें बताई थी और इसके पहले आवाज उठाई थी हमारे लक्ष्मण सिंह जी के जो सुझाव से, और ये कहा गया था, सुषमा स्वराज जी ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ में रेडियो जो है हम लोग को 6 महीने के लिए प्रसारण किया जा रहा है, उस रेडियो को आप सब लोग सुने। उस रेडियो को ना तो हम लोगों ने स्वयं सुना, कुछ प्रवासी भारतीयों ने हमारे जो सुना और बताते भी थे कितने हिंदी सुनते। अगर वो हम लोग ज्यादा हिंदी सुनते वो रेडियो का लगातार चल सकता। एक ये दूसरा हमने अच्छा समझा। इस बात अगर हम यहाँ प्रवासी भारतीय हैं और हमारी हिंदी भाषा है, तब विश्व में जब अंतर्राष्ट्रीय रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ में भाषा बनाई जाएगी तो नॉर्वे भी सरकार भी उसको आर्थिक रूप से मदद कर सकती है। जो है भारत सरकार को उसके लिए पैसे देने होंगे। इसमें हमें और लाभी बनानी चाहिए, भारत सरकार पे भारतीय लोगों पे ज्यादा बजट न पड़े और विश्व की भाषा बन जाए। लेकिन एक और बात है कि जो अभी नहीं, जो पिछली सरकार 6-7 साल से सरकार नहीं, आज से लगभग 9 साल पहले केंद्र में जो है एक हिंदी की कुछ एक तरह का मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसका काम था कि हिंदी में जो हो रहा है शब्दावली है, वो मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की बात नहीं कर रहा, तो उसमें कोई विवाद है क्या है, तो उसकी एक समिति थी, समिति हटा दी। और जो नॉर्वे के लोग हैं, अगर भारत में नॉर्वेजियन भाषा पढ़ाऊं तो मुझे इतना सब देंगे कि आप सोच नहीं, केवल हमें आने के ही ध्यान नहीं देंगे, बहुत अनुमोदन करेंगे, बहुत ध्यान देंगे कि मेरी ये पत्रिका जो है 2 भाषाओं में छपती है, हिंदी और नॉर्वेजी भाषा। ये यहाँ पर जो है नॉर्वेजी सरकार पूरा जो है इसका सहयोग देती है, पैसे देती है छापने के लिए भी, और भी स्टाइपेंड वगैरह देती है। और लेकिन इसकी गुणवत्ता जांचने के लिए विश्वविद्यालय में ट्रांसलेशन की बेचती के लिए लिखा है ये गुणवत्ता वाला है कि नहीं। और ये जो है पत्रिका जो है भारत के सभी लोग इसको सम्मान से देखते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें ना तो राजनीति है ना ही धर्म है। और ये 33 वर्ष से पत्रिका चल रही है और इस साल भी 2 अंक प्रकाशित और आने वाले समय में भी प्रकाशित। तो और दूसरी बात, जैसे आज के हमने भाषण सुना तो मैंने देखा कि बहुत कुमुद शर्मा जी ने भी कही थी अच्छी बात जो है, और भी कहा था। और एक ये बात जरूर है कि जो है विदेशों में दिन पर दिन बढ़ रही है, इसका प्रसार बढ़ रहा है, विदेशों में नौकरी के साधन भी बढ़ रहे हैं, खासकर पश्चिमी यूरोप में। और वह इसीलिए बढ़ रहे हैं कि हिंदी को मेरा निवेदन है, जब यहाँ बोलने का अवसर मिला है मुख्य अतिथि से, तो मैं इस बात पर विशेष ध्यान दूंगा। पहले तो हमने कुछ वो बातें बताई अनुभव, जैसे कि हमने जैसे कि तुलसीदास जी ने कहा था फटे वो कहा जाने की पराई, क्योंकि जो नॉर्वे की समस्या है हिंदी या भारतीय भाषा को लेकर राजनीति, वो दूसरी जगह समस्या नहीं है। जैसे कि हमारे साथ सावित्री जी बैठी हुई हैं, सावित्री जी वहाँ की सरकार से कुछ चीजें नहीं मनवा सकती हैं क्योंकि वो राजनीति में नहीं है। हम लोग यहाँ मनवा सकते हैं और हम लोग अपनी चीजें, अपनी पत्रिकाएं जो है सभी सांसदों को पढ़ने में बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो प्रवासी कोई पत्रिका है और उसको जो है सारे प्रवासी लोग और सारी पार्टी कर देती हैं तो उन्हें वहां रखना पड़ेगा, बेशक ही वो छोटी पार्टी का। तो इस तरह से जो हम लोगों ने यहाँ पर किया है, और एक और है यहाँ हिंदी बेंच लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं निश्चित तौर पर। इसमें भारत सरकार का कोई आर्थिक मदद नहीं चाहिए, लेकिन हम प्रवासी भारतीय नॉर्वे वाले भी आगे सुनेंगे और भी सुन ये निवेदन करके कि आप राजनीति से जुड़िए और राजनीतिक रूप से अपने क्षेत्र में जुड़िए, उससे 2 फायदे होंगे। अगर आपके ऊपर मुश्किल आएगी तो नागरिक लोग भी सम्मिलित होंगे, क्योंकि आपको किसी भी देश में किसी भी जगह पर आपको कार्य करवाना है तो वहां पर आपको जो है बहुमत से भी संपर्क रखना पड़ेगा, और बहुमत से संपर्क रखना बहुत जरूरी है। और सुने और उनके साथ जुड़े, क्योंकि मुझे मालूम है कि बहुत मुश्किल है दूसरे देश में
यहाँ की भाषा, जहाँ की जलवायु और सब। तो एक और बात मैं बताऊं कि इस लॉकडाउन के समय विदेशों में रह करके क्या क्या है, निजी तौर पर मैं, जैसे मैं प्रवासी साहित्यकार, बहुत से लोग नहीं जानते, इसलिए नहीं जानते हैं, जैसे मैंने आपको जिक्र किया विश्व हिंदी सम्मेलन का, 125 लोग जब जाएंगे, हम हर सब विश्वविद्यालय हिंदी सम्मेलन में जाते हैं, और आप पत्र भी पढ़ा और अलग से भी किया, और सबको हमने पत्रिकाएं, आज भी जो है बहुत सी लिस्ट में हमारी पत्रिकाओं का नाम नहीं है, जबकि भारत सरकार, यानी ये जो है 10 है भारत में, और ये हमेशा ही जो है केंद्रीय निदेशालय में जाती है। 5 पत्रिकाएं साहित्य अकादमी में वर्षों से बहुत विश्वविद्यालयों में भी जाती है। और इसी के अलावा और बताऊं कि यहाँ पर रह करके हमने जो है तुलसीदास से गुरु वंदना और नाम जन यानी नाम स्तुति को, दोनों को ही नॉर्वेजियन भाषा में अनुवाद किया, सूरदास के पद्यों का अनुवाद किया, और उसी के साथ साथ गुरुवाणी कुछ उनके शब्द का अनुवाद किया। और इस प्रकार जो अनुवाद के माध्यम से मेरा निजी प्रयास है कि आने वाले समय में एक बुकलेट है, जिससे कि जो हमारा जो साहित्य है वो भी नॉर्वेजी देखा जा सके। नॉर्वे में जो है भक्ति गीता का भाषा में अनुवाद हुआ है, और वह जो है लाखों लोगों के घरों में है। इसमें जो है हमारे हरे कृष्णा समुदाय है जो, तो उनका भी योगदान है, और लोग भी जो प्रवासी भारतीय हैं कि जो हरे कृष्णा मंदिर है उसमें जाते हैं, हम अब प्रवासी भारतीय लोग भी जाने लगे। ये अच्छी बात है, जब अच्छा काम कर रहे हैं तो और अच्छा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ बोल लिया है, और अगर हमारी बातचीत से सहमत नहीं हो तो नॉर्वे आइए और देखिए किस प्रकार से मुश्किल होती है, मुश्किल होता है दूसरे लोगों को हिंदी पढ़ाना। और जो हम मेरे द्वारा हिंदी अपना 13 वर्ष की थी, उसमें जो है सैटरडे को स्कूल लगता था, अभी लॉकडाउन में बंद है, ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है, क्योंकि उसकी जरूरत है कि माता या पिता में से एक व्यक्ति का वहाँ पर नॉर्वेजियन बच्चे इस तरह से आते थे कि उनको मालूम था कि यहाँ पर लड़कियों की टीम है पढ़ाने वालों की, और उससे जो है जिन हमारी भारतीय बिटिया लोग जो नए आए थे या आवास में, तो ये लॉबी बनाकर उनको नौकरी भी यहाँ मिल जाती थी, और इसी हिंदी पढ़ाने के साथ साथ उन्हें योगा सीखने को मिलता था। और इस हिंदी स्कूल में हर बच्चे को जो है बोलना पड़ता था, कि अभिव्यक्ति करना सीखना होता था। तो यहाँ पर चूंकि वो गैर धार्मिक और गैर राजनीतिक वो स्कूल था, फिर भी हम लोग रामता जब कहते हैं ये एपिक नाटक है, और ये इस तरह से उस प्रकार जो है अपने राष्ट्रीय गीत को ये कहकर प्रसारित करते थे कि एक हमारे एक बहुत बड़े कवि का लिखा हुआ गीत है जो राष्ट्रीय गीत बना। इस प्रकार हमारे कार्यक्रम में राष्ट्रीय गीत लिखे, और मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने का अवसर दिया, धन्यवाद। और आने वाले समय में फिर हम आपको आज की समस्याएं और अनुवाद कर रहे हैं, किस प्रकार से शिक्षा के ऊपर समस्याएं आती हैं, बारे में देंगे, कि आज एक अच्छा समय है, आज अच्छा आपने मौका दिया, और ये इतना अच्छा आपने आईबी कॉलेज में प्रोग्राम किया, और ईश्वर करेगा तो कभी हम विद्यालय आएंगे और अच्छी करेंगे। धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमस्कार। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। हाँ जी 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 जी, आवाज नहीं आ रही थी इसलिए क्षमा चाहेंगे। सुनी जी, मैं डॉक्टर विजेंद्र कुमार
RKSDPG कॉलेज कैथल। मान्यवर, आज ये जो हमारे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, जिसमें समापन सत्र के जो हमारे अध्यक्ष थे सुरेश चंद्र शुक्ल जी, जिन्होंने बताया कि जो हिंदी का आज अस्तित्व है वो पूरे विश्व में फैल रहा है। और ये जो संगोष्ठी आयोजित की गई है, जिसमें हमारे अनेक विद्वान, जिसमें डॉक्टर सावित्री वशिष्ठ जी, जिसमें डॉक्टर बाबूराम जी, रसाल सिंह जी और अनेक विद्वानों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, और साथ में अनेक सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ शोध पत्र प्रस्तुत हुए वो ज्यादातर उत्कृष्ट कोटि के थे। उनसे हम लोगों को एक दिशा मिलेगी भविष्य में अपनी हिंदी को और अधिक ऊंचे पायदान पर पहुंचाने के लिए। आज वैसे तो विश्व धरातल पर हिंदी का अस्तित्व बढ़ रहा है। निश्चित है इस संगोष्ठी के उपरांत और भी हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा, और विश्व धरातल पर जो हिंदी है, जो अंग्रेजी चाइनीज भाषा के समक्ष खड़ी हो रही है, विश्व के 200 से ज्यादा देशों में आज हिंदी का अध्ययन अध्यापन हो रहा है। हजारों लाखों की संख्या में पत्र पत्रिकाएं जो है वो हिंदी में निकल रही हैं। जितना भी हमारा सोशल मीडिया है, चाहे ट्विटर है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, गूगल है, मैसेंजर है, वीचैट है, तो उसके माध्यम से भी जो हिंदी जो है फलीभूत हो रही है। तो मैं आयोजकों का भी इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा, माननीय प्राचार्य डॉक्टर अजय गर्ग जी और इस संगोष्ठी की संयोजिका डॉक्टर शशि प्रभा जी, जिन्होंने बड़े ही बुद्धि तत्व को ध्यान में रखते हुए और हिंदी के प्रति अपने कर्तव्य भाव को ध्यान में रखते हुए इस संगोष्ठी का आयोजन किया। ये एक सफल संगोष्ठी रही, और मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में जितने भी प्रतिभागी यहाँ जुड़े हैं, जितने भी विद्वत जन यहाँ जुड़े हैं, वो इसी प्रकार की अन्य संगोष्ठियों का भी आयोजन करेंगे। और हम चाहेंगे कि ऐसे ही भाषा से संबंधित, साहित्य से संबंधित अनेक गोष्ठियां होती हैं, लेकिन भाषा से संबंधित गोष्ठियां जो है वो काफी कम होती हैं, और उसमें भी कि भाषा में जो रोजगार आदि है, भाषा को किस प्रकार से बढ़ावा व्याकरणिक दृष्टि से, ये एक सफल और श्रेष्ठ संगोष्ठी रही है। मेरा पुनः सभी आयोजकों से निवेदन है कि इस प्रकार की और संगोष्ठी का भी वो आयोजन भविष्य में करें, और इसके पुनीत कार्य के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। सभी साथी यहाँ बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। सुभाष जी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। हाँ, सुभाष जी अपने आप को, हाँ ठीक है जी सर। आप आवाज सुन रहे हैं मेरी से? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, प्लीज बोलिए आप। सर बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आज की आयोजन समिति को, प्रबंधक समिति को और प्राचार्य महोदय को, संयोजन समिति को, प्रबंधक समिति को। ये जो विषय रखा है सर आज, विश्व में हिंदी के बढ़ते चरण, ये अपने आप में एक ऐसा ज्वलंत विषय है कि जिसे हम प्रतिदिन भोगते हैं, देखते हैं, और कहीं ना कहीं व्यवहारिक रूप में हम सभी 2-4 बीस से होते हैं। और जब हम देखते हैं यथार्थ के धरातल पर कि हमारे सब घरों में जो बच्चे हैं, इवन हमारे जो टीचर कम्युनिटी के लोग हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे कॉन्वेंट में जाएं, हमारे बच्चे किसी अच्छे स्कूल में जाएं जहां पे अंग्रेजी का माध्यम हो। मैं आज की इस सारी वार्ता से बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित हुआ हूँ। डॉक्टर बाबूराम जी, डॉक्टर सावित्री वशिष्ठ जी, मैडम कुमुद शर्मा जी, महेश दिवाकर जी और सुरेश चंद्र शुक्ल जी, मैंने सभी को सुना है और बड़े ध्यान से सुना है।
और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आज की ये जो हमारी संगोष्ठी रही है उसमें हमें इस बात को स्वीकार करके चलना पड़ेगा कि हमें अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, हमें किसी भी अंतर्राष्ट्रीय भाषा से कोई विरोध नहीं है। किसी भी भाषा को सीखना किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी रूप में हानिकारक नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ हानि और लाभ का नहीं है, सवाल यहाँ न्याय का है। क्या हमें हिंदी को न्याय दिलवा पाए हैं हम सभी मिलकर? यदि हम आज की संगोष्ठी में थोड़ा सा भी न्याय हिंदी को दिलवा पाए तो मुझे लगेगा कि जो हमने हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाना था, आज हमने वो एक सप्ताह पहले ही मना दिया है। और मैं ये बात गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज जो हमारे साथियों ने जो हमारे विचार रखे हैं, हमारे जो शोध विद्यार्थियों ने, हमारे प्राध्यापक साथियों ने और उसके अतिरिक्त जो विशिष्ट अतिथियों ने जो बोला है, बहुत ही सारगर्भित तरीके से, बहुत ही तत्कालीन सामयिक परिवेश में जो बात रखी है वो अपने आप में बहुत ही अच्छी बात रखी है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस वर्ष हमें इस गोष्ठी को अटेंड करने के बाद, इसमें शामिल होने के बाद अब 14 सितंबर को मनाने की ज़रूरत भी नहीं रही है, अगर हम थोड़ा सा भी इस दिशा में आगे बढ़ पाते हैं। तो आज का ये जो आयोजन है अपने आप में विश्व में हिंदी के बढ़ते चरण, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत ही एक स्तरीय आयोजन यह रहा है। और जिन व्यक्तियों का, जिन विद्वान जनों का इसमें चयन किया गया है अपनी बात रखने के लिए, वह भी एक बहुत अच्छा चयन किया गया है। और मुझे आज की इस संगोष्ठी के संदर्भ में केवल इतनी ही बात कहनी है। हमारे हरियाणा के उदय भानु हंस जी अक्सर कहते थे, कई बार उनके साथ मंच शेयर करने का मौका मुझे भी मिला है, कि फल फूल नहीं जिसमें वह उद्यान नहीं, फल फूल नहीं जिसमें वह उद्यान नहीं, तन व्यर्थ है वह जिसमें रहें प्राण नहीं। और कितना भी कोई तर्क या वितर्क करे, कितना भी कोई तर्क या वितर्क करे, हिंदी के बिना हिंद की पहचान नहीं, हिंदी के बिना हिंद की पहचान नहीं। तो मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मुझे इस कार्य को जो सौंपा गया है मैडम शर्मिला जी ने, मैडम शशि जी ने, कि मैं थोड़ी सी फीडबैक दूं, मुझे बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है कि मैं एक अच्छे कार्यक्रम की फीडबैक दे रहा हूं। और निसंदेह अगर ये कार्यक्रम कोरोना काल के चलते ये ऑनलाइन हुआ है, अगर ये ऑफलाइन होता तो हम इसको अविस्मरणीय सदा सदा के लिए याद रखते कि इस तरह का आयोजन भी किया जा सकता है। तो एक बार पुनः जो अतिथियों ने अपनी बात रखी, डॉक्टर बाबूराम जी, सावित्री वशिष्ठ जी, मैडम कुमुद जी, महेश जी, सुरेश चंद्र शुक्ल जी और मेरे जो प्राध्यापक साथी और शोधार्थियों ने बात रखी, उसके साथ साथ एक बार हृदय की गहराइयों से मैं आयोजन समिति को इस सफल आयोजन की बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत बधाई। और आ रहे थे, ये देख लेते हैं। वो वीरेंद्र जी, ठीक है। अब मैं डॉक्टर सुनीता जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं, वो मंच पर आए और छोटा सा दीपक है, बड़ा पैगाम है, रोशनी के लिए जलना ही दीपक का काम है। आप सभी को मेरा नमस्कार। प्राचार्य डॉक्टर अजय कुमार गर्ग जी, IB स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हिंदी विभाग एवं भिन्न भिन्न महाविद्यालय के प्रतिभागियों की तरफ से
मैं डॉक्टर सुनीता ढांडा सबसे पहले प्रथम सत्र की मुख्य वक्ता डॉक्टर सावित्री वशिष्ठ जी का धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने व्याख्यान में हिंदी भाषा पर गहनता से प्रकाश डालते हुए बताया हमें हिंदी भाषा पर गर्व करना चाहिए। आपका व्याख्यान बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं उत्साहवर्धक रहा। इसके बाद मैं प्रथम सत्र के बीज वक्ता प्रोफेसर बाबूराम जी का धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने व्याख्यान में बताया हिंदी अनेक चुनौतियां झेलती हुई विकसित हो रही है। जन भाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा के सोपानों को पार करके आज हिंदी अंतर्राष्ट्रीय भाषा बनने की ओर अग्रसर है। आपका व्याख्यान आज के समय में प्रासंगिक एवं सार्थक है। सभी ने सहृदयता से आपके व्याख्यान का आनंद लिया। अब मैं प्रथम सत्र की मुख्य वक्ता डॉक्टर कुमुद शर्मा जी का धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने वक्तव्य में हिंदी भाषा से जुड़ी अहम बातों पर प्रकाश डाला। आपका व्याख्यान सभी को हिंदी भाषा के लिए प्रेरित करने के साथ साथ लाभान्वित भी करेगा। अब मैं प्रथम तकनीकी सत्र के अध्यक्ष प्रोफेसर महेश दिवाकर जी का धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने व्याख्यान में बताया यह चुनौतीपूर्ण विषय है। यह शिक्षकों, छात्रों, शोधार्थियों का ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ उन्हें हिंदी भाषा के प्रति जागरूक भी करेगा। अब मैं द्वितीय तकनीकी सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर रसाल सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने व्याख्यान में बताया कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें संपूर्ण देश को एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसने हिंदी में अपनी पकड़ न बनाई हो। समापन सत्र के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र शुक्ल जी का धन्यवाद करती हूँ। आपने अपने व्याख्यान में बताया कि जो व्यक्ति मातृभाषा में प्रवीण होता है वह दूसरी भाषाओं को भी आसानी से सीख सकता है और अन्य भाषाओं के बच्चों से वो सीखने में ज्यादा सक्षम होता है। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शुक्ल जी ने प्रवासी साहित्यकार के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार में महती भूमिका निभाई। आपके विचारों को काव्यबद्ध रूप में करने के लिए मैं दो पंक्तियां बोल रही हूँ। हिंदुस्तान की शान है हिंदी, हर हिंदुस्तानी की पहचान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी, हर दिल का अरमान है हिंदी। अब मैं माननीय प्राचार्य महोदय जी का धन्यवाद करती हूँ। आपके निर्देशन, सहयोग, प्रेरणा से ही इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रबंधन समिति का धन्यवाद करती हूँ। विभागाध्यक्षा एवं कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर शशि प्रभा जी का धन्यवाद करती हूँ। आपने कदम कदम पर हम सबका मार्गदर्शन किया। उप प्राचार्य डॉक्टर मधु शर्मा जी का, IQAC के संयोजक प्रोफेसर मोहम्मद इशाक जी का, प्रोफेसर PK नरूला जी का, प्रोफेसर सुनीत शर्मा जी का एवं उपस्थित सभी प्राध्यापकों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने अपना अमूल्य समय दे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए ज्ञान को ग्रहण किया। मैं सभी प्रतिभागियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने सम्मेलन में भागीदारी कर उसमें 4 चांद लगा दिए। मैं हिंदी विभाग के सभी प्राध्यापकों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन किया। अब मैं नॉन टीचिंग स्टाफ का धन्यवाद करती हूँ। सबने अपनी अपनी भूमिका बखूबी निभाई। तकनीकी विभाग का विशेष रूप से धन्यवाद जिसके बिना इस सम्मेलन संभव ही नहीं हो पाता। अंत में मैं एक बार सभी का तहे दिल धन्यवाद, आभार, नमस्कार। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अब राष्ट्रगान के लिए आप सभी खड़े हो जाएं। जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा
चञ्चल जलधि तरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। धन्यवाद। प्रतिपुष्टि फॉर्म थोड़ी ही देर में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दिया जाएगा। ई सर्टिफिकेट की प्राप्ति के लिए ये भरना अनिवार्य है। धन्यवाद। और आपके ई सर्टिफिकेट आपके पास 15 दिनों के भीतर भीतर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। सबको बताइए, हिंदी विभाग के सभी साथियों को बताइए। अपार्टमेंट की फोटो जानी है भाई, फिर अच्छी थी। अमन आजू बाजू